हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वर विद्या में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा एनुअल एग्ज़ाम होता है 2024 का। इस 2024 के एनुअल एग्ज़ाम का आज हम लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने 2 वीडियो पहले ही बनाकर इस टॉपिक पर डाल रखा है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन पे था। और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि हम 12th क्लास के जो पॉलिटिकल साइंस है, इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं और आज इस प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 26 होने वाला है। और इससे पहले जो मैंने 2 वीडियो बनाया है, यानी कि वीडियो नंबर 24 और 25, ये दोनों वीडियो इसी टॉपिक्स के ऊपर है, यानी कि इसी क्वेश्चन पेपर के ऊपर है। और आज मैं इसी क्वेश्चन पेपर का नेक्स्ट वीडियो लाया हूँ, जो कि है वीडियो नंबर 26। गाइस, ये क्वेश्चन पेपर आपके टोटल 8 पार्ट्स में बनेंगे और आज इस 8 पार्ट्स में से आज तीसरा पार्ट चल रहा है, यानी कि आगे इसके 5 पार्ट और आएंगे। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे ही हमारा जो 2024 का एनुअल एग्ज़ाम वाला क्वेश्चन पेपर है, ये हमारा कवर हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो प्रीवियस ईयर हुआ था 2023 में, जो हमारा क्वेश्चन पेपर आया था 2023 का, उन क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा 2024 के एनुअल एग्ज़ाम क्या है, तो ये हमारी पूरी तरह से CBSE का जो लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न है उस पर डिपेंड है। ठीक है, उसके आधार पर ही ये क्वेश्चन पेपर को बनाया गया है। और गाइस, इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ उनके आंसर भी देखने को मिलेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम कौन सा सेक्शन पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन C, जो कि कितने मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का। ठीक है, आपको पता होगा कि हमारे सेक्शन C में 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और मैंने A और B पहले 2 पार्ट में करवा दिया है। आज हम तीसरे पार्ट में क्या पढ़ेंगे, सेक्शन C। तो चलिए बिना कोई देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया था कि हमने इस क्वेश्चन पेपर का 2 सेक्शन पहले ही बना रखा है और उन दोनों सेक्शन में टोटल 18 क्वेश्चन है। तो आज हम कौन सा देखेंगे, सेक्शन C। और सेक्शन C में कितने नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 हमें क्या पूछ रहा है, भारत की परमाणु नीति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी कि भारत की परमाणु नीति क्या है, इनकी विशेषता को हमें बताना है। देखिए क्या विशेषता है हमारी भारत की परमाणु नीति का। पहला है, भारत शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करना चाहता था। यानी जो हमारा भारत है वह शांति स्थापना करने के लिए, ठीक है, शांति स्थापना करने के लिए परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करना चाहता था, ना कि अशांति या युद्ध करने के लिए। दूसरा, भारत अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा, लेकिन इनका प्रयोग पहले नहीं करेगा। यानी जो भारत है हमारा इंडिया अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा, लेकिन कभी भी इस परमाणु हथियार का दुरुपयोग नहीं करेगा। यानी भारत कभी भी पहले जाकर किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेगा परमाणु हथियारों से। ठीक है, जब तक कि सामने वाला देश हमारे भारत के ऊपर परमाणु आक्रमण नहीं करेगा, तब तक हम भी परमाणु हथियारों से युद्ध नहीं लड़ेंगे। भारत की यह परमाणु नीति है। अगला, भारत परमाणु हथियारों के खिलाफ था, इसलिए महाशक्तियों के साथ परमाणु निशस्त्रीकरण की वकालत की। यानी कि जो हमारा भारत है, भारत शुरू से ही परमाणु हथियार के खिलाफ थे। भारत नहीं चाहता था कि विश्व में परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके और ऐसे बड़े बड़े भयानक हथियार बनाए जाए। तो इसीलिए भारत महाशक्ति कौन, उस टाइम के हमारे 2 महाशक्ति थे। एक हमारा USA, जैसा कि आपको पता ही होगा, एक USA था और दूसरा USSR। ठीक है, यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों के साथ मिलकर और भारत परमाणु हथियार के खिलाफ वकालत किया था। ठीक है, कि परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहिए, इनके खिलाफ थे भारत। नेक्स्ट, भारत ने हमेशा NPT को भेदभावपूर्ण माना और उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। गाइस देखिए, ये NPT क्या है, NPT एक नियम है जो महाशक्तियों द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और इसमें क्या था, इनमें यानी कि जो परमाणु ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा को बनाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया था। यानी कि NPT ये कहता था कि जिन देशों ने परमाणु ऊर्जा बना लिया है, जिनके पास परमाणु हथियार है, उनके पास तो रहेंगे, लेकिन जिनके पास नहीं है वह अब परमाणु हथियारों का उत्पादन नहीं कर सकता। उनको डायरेक्ट मना कर दिया।
तो इसीलिए भारत ने कभी भी एनपीटी के ऊपर हस्ताक्षर नहीं किया, क्योंकि भारत का मानना था कि एनपीटी पर हस्ताक्षर हम तभी करेंगे जब एनपीटी ये कहे कि दुनिया में जितने भी परमाणु हथियार है उन पूरी हथियारों को ख़त्म कर दिया जाए, पूरे हथियारों को नष्ट कर दे, तब हम जाकर परमाणु हथियार नहीं उत्पादन करेंगे और एनपीटी पर साइन करेंगे। लेकिन अगर हम पहले एनपीटी पर साइन कर देते हैं तो हम परमाणु हथियार नहीं बना पाएंगे, और जिन महाशक्तियों के पास परमाणु हथियार है उनका वर्चस्व पृथ्वी में यानी कि हमारे दुनिया में दबदबा इनका बढ़ा रहेगा। तो इसीलिए करारा जवाब देने के लिए हमारे पास परमाणु हथियार होना बहुत आवश्यक हो गया था। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या है। यहाँ तक कि मई 1974 में भारत के पहले परमाणु परीक्षण को भी एक शांतिपूर्ण विस्फोटक करारा दिया गया, और भारत ने केवल शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए परमाणु शक्ति का उपयोग करने को तर्क दिया। यानी कि जो 1974 में हमारा इंडिया फर्स्ट टाइम परमाणु परीक्षण किया था, परमाणु हथियार बनाने के बाद उनको टेस्ट किया था, तो उस टाइम पे भी भारत ने क्या कहा कि हमारा जो परमाणु परीक्षण है वह केवल शांति स्थापित करने के लिए, ठीक है, शांतिपूर्ण विस्फोटक था ये, ना कि कोई अशांति यानी या कोई हिंसा नहीं था। ये एकदम शांति विस्फोटक था, शांत माहौल में विस्फोट किया गया था जिससे कि किसी को भी कोई नुकसान ना हो। और इसका हमारा जो भारत है, भारत परमाणु हथियार क्यों बनाना चाहता था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य केवल और केवल शांतिपूर्ण समाज को स्थापित करने का था। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, उन घटनाक्रमों पर चर्चा कीजिए जिन्होंने सोवियत संघ के भीतर संकट को बढ़ाया जिसने इसके विघटन को तेज किया। देखिए क्या कह रहा है, यानी कि हमें सोवियत संघ के विघटन के बारे में बताना है कि ऐसा कौन सा कारण था जिसके कारण सोवियत संघ इतनी तेजी से विघटन की ओर यानी पतन की ओर बढ़ा। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है। गोर्बाचेव ने देश के भीतर आर्थिक और राजनीतिक नीति को सुधारने की कोशिश की और कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने सुधारों का विरोध किया। यानी जो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, कौन? मिखाइल गोर्बाचेव। इन्होंने क्या किया, सोवियत संघ के अंदर आर्थिक और राजनीतिक नीति को सुधारने की कोशिश की। यानी जो यूएसएसआर था यानी कि सोवियत संघ था, सोवियत संघ काफ़ी तेज़ी से हथियारों की होड़ में लगी हुई थी और साथ ही साथ अमेरिका भी लगा हुआ था। लेकिन जब गोर्बाचेव राष्ट्रपति बने, इन्होंने क्या किया, इन हथियार के होड़ पर कंट्रोल किया, इनको रोक दिया गया और विकास के लिए काम करना शुरू किया। के कारण जो कम्युनिस्ट पार्टी थे, सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो विपक्षी दल थे, ठीक है, उनको यह नीति पसंद नहीं आई, गोर्बाचेव की यह नीति पसंद नहीं आई और उन्होंने इन सुधारों का विरोध किया। चलिए आगे देखते हैं और क्या हुआ। सन 1991 में एक तख्तापलट हुआ जिसे कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरपंथियों ने बढ़ावा दिया। यानी सन 1991 में क्या हुआ कि सोवियत संघ के अंदर एक तख्तापलट हुआ, ठीक है, और उसको कम्युनिस्ट पार्टी जो थे, सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी, उन्होंने इनका बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, उनको बहुत बढ़ावा दिया, इस तख्तापलट को होने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर क्या हुआ, सोवियत संघ का प्रशासन और राजनीतिक तंत्र स्थिर हो गया। यानी सोवियत संघ का प्रशासन था वो और इनका राजनीतिक तंत्र, ये दोनों धरा के धरा रह गया, स्थिर हो गया, रुक गया। बड़े पैमानों पर भ्रष्टाचार, सरकार में अधिक खुलेपन की अनुमति देने की अनिच्छा के कारण व्यवस्था का पतन हुआ। यानी कि बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर क्या हो रहा था, भ्रष्टाचार हो रहे थे और सरकार ने क्या किया कि लोगों को एकदम खुलेपन दे दिया, यानी कि मार्केट को खुलापन कर दिया। जो काम सरकार के हाथों में था उनको कई कामों को क्या किया, इन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया, यानी कि प्राइवेट सब कंपनियों को दे दिया और मार्केट को खुला कर दिया, ठीक है, खोल दिया ताकि उनका विकास हो सके। और इसी व्यवस्था के कारण क्या हुआ, सोवियत संघ पतन की ओर बढ़ने लगा, यानी इनका पतन हुआ। आगे क्या कह रहे हैं, गोर्बाचेव के सुधारों और उनके उदार दृष्टिकोण ने घटनाक्रमों में सोवियत संघ के विघटन का मार्ग प्रशस्त किया।
यानी जो गोरबाचेव के सुधार थे, ठीक है, जो उन्होंने गोरबाचेव ने क्या किया, ये हथियार को बनाना बंद किया और अपने देश को विकास की ओर करने की कोशिश किया, विकास करने की कोशिश किया। इनके सुधार और इनके उदारवाद, ठीक है, ये उदारवाद की ओर ज़्यादा अग्रसर थे। कौन? मिखाइल गोरबाचेव। ये उदारवाद विचारधारा को फॉलो करने लगे, जिसके कारण सोवियत संघ के विघटन हुआ। ठीक है, ये क्या कर रहे थे? मिखाइल गोरबाचेव अमेरिका का जो विचारधारा था उदारवाद, उनकी ओर भी थोड़ी बहुत अग्रसर होना शुरू कर दिया, जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। संघर्ष के बावजूद श्रीलंका में काफ़ी आर्थिक विकास दर्ज किया है और मानव विकास के उच्च स्तर दर्ज किए हैं। कथन पर टिप्पणी कीजिए। यानी श्रीलंका में क्या था, काफ़ी ज़्यादा संघर्ष रहा और इसके बावजूद जो श्रीलंका है वह आर्थिक विकास किया और मानव विकास काफ़ी अच्छा किया, उच्च लेवल तक किया है। इस कथन पर हमें एक टिप्पणी लिखनी है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए श्रीलंका में जातीय संघर्ष यानी 1983 से चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद श्रीलंका में ने अच्छी आर्थिक वृद्धि और विकास के उच्च स्तर को हासिल किया है। जैसे श्रीलंका जनसंख्या वृद्धि दर को सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाला पहला विकासशील देशों में से एक था। यानी श्रीलंका पहला ऐसा देश है जिसने जनसंख्या वृद्धि दर को क्या किया, सफलतापूर्वक नियंत्रण करने में कामयाब रहा। यानी जनसंख्या बढ़ रही थी, इस पर कंट्रोल करने में श्रीलंका सबसे पहले, दुनिया में सबसे पहले कामयाब हुआ, जिसके कारण यहाँ के मानवों का विकास हुआ। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अर्थव्यवस्था को उदार बनाने वाला यह पहला देश था। यानी कि अर्थव्यवस्था को उदारवाद की ओर ले जाने वाला यह पहला देश था। यानी कि इन्होंने भी क्या किया, अपने मार्केट को पूरी तरह से खोल रखा था कि यहाँ पर कोई कंपनी आकर अपना व्यापार कर सकता है। नेक्स्ट, गृह युद्ध के बावजूद कई वर्षों तक इसका प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी सबसे अधिक था। यानी जो श्रीलंका है इसमें काफ़ी गृह युद्ध यानी कि जाति धर्म के नाम पे इसमें काफ़ी ज़्यादा युद्ध होते रहे। अपने अंदर, देश के अंदर नागरिकों के बीच ही काफ़ी युद्ध होते रहे, लड़ाई झगड़े चलते रहे। लेकिन इसके बावजूद भी जो श्रीलंका है इसका प्रति व्यक्ति आय यानी कि एक व्यक्ति कम से कम कितना रुपये कमाएगा, इसकी जो है लिमिट ज़्यादा ही रही हमेशा। ठीक है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी सबसे अधिक था। आगे देखिए क्या कह रहा है। आंतरिक संघर्ष के बावजूद श्रीलंका ने एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था बनाए रखी। यानी श्रीलंका में एक आंतरिक संघर्ष था। मैंने आपको बताया ऊपर ही कि श्रीलंका में क्या आंतरिक संघर्ष था, वह था यहाँ के आपस के नागरिकों के बीच ही संघर्ष चल रहे थे एक जाति धर्म को लेकर। और इसके बावजूद श्रीलंका ने क्या किया, एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था अपनाए रखी। ठीक है, इन्होंने लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को अपनाए रखा, इनको टूटने नहीं दिया। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। देखिए इसका अगला एक क्वेश्चन और दे रखा है अथवा में, यानी कि जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं ये ऑप्शनल वाले थे। एक तो हमने पहला भी देख लिया, श्रीलंका के ऊपर है, और दूसरा देखिए क्या कह रहा है। पाकिस्तान में एक स्थिर लोकतंत्र के निर्माण की राह में मुख्य बाधाएं क्या रही है। यानी पाकिस्तान में पूछ रहा है कि लोकतंत्र स्थापित क्यों नहीं हो पाया। इसका सिंपल सा क्वेश्चन यही है कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्था सफल क्यों नहीं हो पा रहा है, ये पूछ रहे हैं, इनके कारण पूछ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन के लिए वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की कमी है। यानी पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन को समर्थन करने वाले लोग बहुत कम हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लोकतंत्र से पाकिस्तान की सुरक्षा को नुकसान होगा, इसलिए सेना का सत्ता में रहना उचित है। यानी लोकतंत्र से क्या होता है कि यहाँ की जो सुरक्षा है, पाकिस्तान की जो सुरक्षा है, इसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए यहाँ पे सेना का सत्ता में होना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, अच्छा माना भी जाता है। नेक्स्ट, सैन्य पदाधिकारियों और भूमि के मालिक यानी कि अभिजात वर्ग के लोग,
अभिजात यानी उच्च लेवल के लोग के सामाजिक प्रभुत्व यानी सेना पदाधिकारी। सेना पदाधिकारी मतलब क्या हुआ कि यहाँ के बड़े बड़े पद पे सेनाएं हैं, ठीक है, जो सेना कहती है वही चलते हैं, यहाँ पे कोई नेता का दबदबा नहीं रहता। नेक्स्ट, भूमि के मालिक। भूमि के मालिक का मतलब क्या हुआ, वह लोग जो जिसके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन हो, ज़मीन ज़्यादा वाले लोग, उनका दबदबा पाकिस्तान में बना रहा। साथ ही साथ और कौन है, अभिजात वर्ग के लोग। अभिजात यानी कि उच्च लेवल के जो लोग होते हैं, जो उच्च वर्ग के लोग, उच्च वर्ग यानी कि जाति धर्म वाले लोग जो होते हैं, उनका दबदबा भी इसमें पाकिस्तान पे बना रहा, जिसके कारण पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन स्थापित नहीं हो पा रहा है। गाइस देखिए, पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन कई बार आया है, लेकिन ये लोग जो क्या करते हैं, ये उनको गिराकर और खुद अपना शासन चलाने लगते हैं, और फिर कुछ दिन चलाते हैं और उसके बाद क्या होता है कि लोग विद्रोह करना शुरू कर देता है, जिसके बाद क्या होता है कि ये जो इनका शासन होता है वह वापस गिर जाता है और फिर लोकतंत्र आ जाता है। लोकतंत्र की सरकार फिर कुछ दिन चलती है, उसके बाद फिर इसकी सरकार भी गिर जाती है, फिर दोबारा सैन्य पदाधिकारी आ जाते हैं, सेना की शासन हो जाता है। तो पाकिस्तान में ऐसा ही होता रहता है, कभी सेना शासन चलता है तो कभी लोकतांत्रिक चलता रहता है, कभी लोकतंत्र चलता है। और इसके पीछे कारण क्या है, इनके पीछे कारण है ये सारे लोग, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। पाकिस्तान में सैन्य शासन को पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया में पश्चिम हित की रक्षा के रूप में देखा गया। यानी जो पाकिस्तान में सैन्य शासन है, ये कुछ देशों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और कौन से देश बता रहे हैं, वे बताए हैं पश्चिम एशिया के लोग, ठीक है। पश्चिम एशिया के जो देश हैं उनके और दक्षिण एशिया के देश हैं, उनके लिए सैन्य शासन पाकिस्तान में होना आवश्यक माना गया है, क्योंकि पाकिस्तान में जब सैन्य शासन होता है इन देशों का फ़ायदा होता है, और पाकिस्तान इस चीज़ को नहीं समझ पाता कि उनका कोई गलत फ़ायदा उठा रहा है, और पाकिस्तान बार बार अपने देश के अंदर शासन को चेंज करता रहता है, कभी लोकतांत्रिक ले आता है तो कभी सैन्य शासन ले आता है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ज़रूर करें। और गाइज इस वीडियो में दिखाए गए इस नोट्स को आप अगर हमसे लेना चाहते हैं तो हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने नोट्स के लिंक दे रखा है, आप वहां जाकर उस लिंक पर क्लिक करें और ये नोट्स आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइज यदि आप हमसे कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे रखा है, आप वहां जाकर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और हमसे संपर्क करें। हम आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।